हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परब स्टडी रूम। और हमारे मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी में आज का ये हमारा 5वां लेक्चर है। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश की सीमाओं के बारे में, इसकी जो बाउंड्रीज थी और जो इसके नेबर स्टेट थे उनके बारे में देखा है। मध्य प्रदेश के भौतिक विभाग जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये 2 लेक्चर में खत्म होगा। यहाँ से मेंस में जो है वो सीधे कुछ डिवीजन मेंशन है जिनसे क्वेश्चन मेंस के लिए आएंगे। दोनों क्लास खत्म होने पर, यानी कि मध्य प्रदेश के भौतिक विभाग को समाप्त करने के बाद, हम अगली क्लास में इसके PYQs को डिस्कस करेंगे एक साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने इसकी बाउंड्रीज एवं नेबर स्टेट के बारे में, यानी कि जो इसके पड़ोसी राज्य थे उसकी चर्चा की हुई है। और आज के लेक्चर में हम जो इसका फिजिकल डिवीजन है, यानी जो इसके विभाग है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा पहला लेक्चर होगा, फर्स्ट पार्ट। तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सिलेबस है, जिसमें से आप देख पा रहे हैं ये हमारी प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। तो इसमें जो पहाड़ियां एवं वन, यानी जो हिल्स और प्लेटूज के बारे में है, वो हम इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। वही मुख्य परीक्षा पेपर ए पार्ट बी के अंतर्गत हम देखेंगे कि मालवा प्लेटू, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल श्रेणी, बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी एवं सतपुड़ा श्रेणी। ये हमारे मुख्य परीक्षा में पूछे गए हमारे भौतिक विभाग, यानी कि फिजिकल डिविजन्स है। और ये जो दोनों इनसे जुड़े हुए पहाड़ियां और पठारों की चर्चा करेंगे, तो इसी में दोनों जो है कंबाइन हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन पर जाने से पहले हम थोड़ा पठार के बारे में, यानी प्लेटू के बारे में बेसिक समझेंगे, क्योंकि इसी के बेस पे हम मध्य प्रदेश के पठारों का डिवीजन और उनके उपनाम को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ये तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पठार एक्चुअली में होता क्या है। तो जो हमारा सरफेस लेवल होता है, अगर ये हमारा एक सरफेस लेवल हो गया, ये सरफेस एरिया हो गया हमारा, तो इसके ऊपर ये इस तरीके का की जो आकृति बनेगी वो पठार कहलाती है। यानी कि धरातल से, ये धरातल से ऊंचा होना चाहिए और इसका जो शिखर है वो सपाट होना चाहिए। तो उसे ही हम प्लेटू का नाम देते हैं या उसे ही पठार कहते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो पर्वत होते हैं वो खड़ी ढाल के
होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा सरफेस लेवल से ऊंचे होते हैं, यानी उनकी हाइट सरफेस से ऊपर होगी और उनका जो ऊपरी भाग होगा वो प्लेन होगा। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में। तो हमारे यहाँ पर भारत के अगर हम देखें तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे जो है वो जो 6 डिवीजन है भारत के अंतर्गत, जिसमें हम देख लेते हैं कि एक तो हिमालय और नॉर्थ ईस्ट की रेंज आ जाएंगी। फिर जो दूसरे नंबर पे है, सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कि हमारा आ जाएगा ग्रेट नदर्न प्लेन आ जाएगा, ग्रेट नदर्न प्लेन आएगा। और फिर जो है वो पेनिसुलर प्लेटू की बात करते हैं, यानी प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय भौतिक विभाग है ये। कोस्ट एरियाज आ जाएंगे और इसके अलावा जो हमारे आइसलैंड है वो आ जाएंगे, और एक जो है वो हमारा जो है वो डेजर्ट आ जाएगा थार। तो ये जो है सबसे बड़ा जो हमारा भौतिक विभाग है वो ये है प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। तो हमने देखा कि 6 डिवीजन में एक ही मात्र पठार है, और ये जो एक पठार है, यहाँ पे जो हम एक पठार देख रहे हैं, तो भारत में जब एक ही पठार है तो मध्य प्रदेश भी भारत के अंतर्गत आता है। तो ये जो पठार है वो इसी का हिस्सा माने जाएंगे। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन एवं स्थिर भूभाग है। हमें पता है कि जब जो इंडिया है तो एक ये है इक्वेटर। तो इक्वेटर के नीचे यहाँ से पहले इंडिया जो था वो मकर रेखा के पास हुआ करता था, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास था। और जब यहाँ से जो है वो मूव कर रहा था आगे की तरफ, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो थे वो हॉटस्पॉट थे। तो इंडिया जब इक्वेटर के पास से मूव किया तो यहाँ पे हम उसे हॉटस्पॉट मिले, और जो है लगातार उसमें क्या हुआ, उसमें जो है फिशर वॉल्केनिक इरप्शन हुए, यानी कि क्या कहते हैं उसको, फिशर वॉल्केनिक इरप्शन को क्या कहेंगे हिंदी में, मतलब हाँ, इसे कहते हैं दरारी दरारी ज्वालामुखी निकले, जिससे बेसाल्टिक लावा बनी, और इससे जो है वो आगे जाके इससे आगे जाकर जो है ब्लैक सोइल का निर्माण हुआ। अब जस्ट बिकॉज कि ये निकला कहाँ से है, तो वॉल्केनो से निकला हुआ है। वॉल्केनो से निकला है तो इसमें जो है बहुत कठोर चट्टानें थी, इसी के कारण ये बहुत कठोर है, और भूगर्भीय हलचल से ऑलमोस्ट शांत क्षेत्र है। तो ये प्राचीनतम चट्टानों से बना हुआ है। उसके पीछे का कारण हमने देखा कि ज्वालामुखी के लावा से जो चट्टानें निकली है उसके कारण ये बना है। ठीक है। तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानें जो है वो इसमें पाई जाती है। आई नो ये थोड़ा सा क्लास का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको लेंदी लग सकता है, बट
आगे की चीजों को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इनको लेके चलूँ। तो अब देख लेते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार का प्रमुख वर्गीकरण। ये डिवीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आता है मध्य उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड। जैसा कि हमें पता है कि जब हम एमपी के बारे में बात करते हैं तो ये, अगर ये एमपी का एक मैप हम रफली ड्रॉ करें तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, ये ये जो एरिया, ये जो एरिया है, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च भूमि के नाम से इसे हम जानते हैं, जो कि हमारा जो है सबसे बड़ा, जो हमारा सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है, सॉरी विभाग है। तो ये यही एरिया है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत मध्य उच्च भूमि इसका पहला भाग है। तो मध्य उच्च भूमि के फर्दर दो डिवीजन है, जिनमें से सबसे पहला आ जाता है मध्य भारत का पठार या मध्य भारत के पठार, और फिर आता है पूर्वी पठार। मध्य भारत के पठार वे रीजन है जो, एक मैप में आपको लेके चलते हैं एक सेकंड के लिए। तो ये यहाँ तक जो है वो हम देखते हैं, ये वाला जो एरिया है, इसे हम ऑलमोस्ट अगर एक रफली माने तो ये प्रायद्वीपीय पठार है के नीचे का। ये बात जो आप देख रहे हैं एक काठियावाड़ का रीजन है, इधर हो जाएगा, हालांकि ये काठियावाड़ का रीजन हो गया। ठीक है, फिर जो ये वाले रीजन आएंगे, ये जो रीजन आएंगे यहाँ, और ये यहाँ तक लेके ये आपको मिल जाएंगे। ये जैसे कि आपका हो गया क्या, काठियावाड़ का पठार हो गया, काठियावाड़ प्लेटू। ये आपके जो होंगे वो ईस्टर्न प्लेटू हो जाएंगे। और ये यहाँ वाले, ये वाला जो रीजन है, इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं मध्य भारत के पठार। इसे हम कहते हैं सेंट्रल इंडिया प्लेटू। और ये जो नीचे की तरफ, और यहाँ जो ये प्लेटूज है, यहाँ पे त्रिभुजाकार में फैला हुआ है ये भी। तो ये जो है, ये हमें देखने को मिल जाएंगे, ये है दक्कन का पठार। ठीक है, मध्य भारत का पठार और पूर्वी पठार, जिसको हमने मैप में आपको दिखा दिया है कि ये जो है कहाँ कहाँ पे दोनों। और ये प्रायद्वीपीय पठार को समझाने का मतलब था कि ये सब प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। मध्य भारत के पठार में हम देखते हैं मालवा का, मालवा का पठार, जो कि एमपी का सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन है। फिर आता है मेवाड़ का पठार, जो कि मालवा और अरावली के मध्य स्थित है। इसका कुछ हिस्सा राजस्थान में है, मोस्टली राजस्थान में है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में भी माना जाता है। फिर हम देखते हैं बुंदेलखंड पठार के, जो कि भारत का सबसे पुराना भौतिक प्रदेशों में से एक है। यहाँ पर गुलाबी नील की चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि सबसे पुरानी है। और रीवा पन्ना का पठार, पर एक चीज आपने अगर नोटिस की हो कि मध्य भारत के पठार में हमने
मध्य भारत का पठार जो कि हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ा है, ठीक है। पूर्वी पठार की बात करते हैं तो बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार और मेघालय का पठार। आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर हम इसको रफली माने, ये वाला है मेघालय का रीजन और ये जो है वो इसी से अलग होके वहां पे गया है, ठीक है। प्रायद्वीप पठार का ही हिस्सा माना जाता है। तो इसमें बघेलखंड का पठार जिसको हम पूर्वी पठार के नाम से भी जानते हैं। तो अब आपको ये क्लियर होगा कि बघेलखंड के पठार को पूर्वी पठार क्यों कहा जाता है। इसलिए नहीं कि वो एमपी के ईस्ट साइड में है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मध्य उच्च भूमि के डिवीजन में पूर्वी पठार डिवीजन के अंतर्गत आता है। छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में बेसिक रूप से फैला है, जिसे रुर कहा जाता है इंडिया का। दंडकारण्य का पठार जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले रीजन में यहाँ पे आ जाता है, कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है। और मेघालय का पठार। फिर अगला जो है वो है काठियावाड़ का पठार, जो कि आप इस मैप में यहाँ पे इस वाले रीजन में यहाँ पे इस वाले रीजन में आप इसे देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया। और ये गुजरात में अवस्थित है। फिर हम बढ़ते हैं अगले जो हमारे डिवीजन की ओर, वो है दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू जिसमें दक्कन ट्रैप आती है, रॉयल सीमा का पठार जिसे आंध्र का पठार भी कहा जाता है, तेलंगाना का पठार और कर्नाटका का पठार। तो हम अपने इस सीरीज में जो है वो इसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं पढ़ेंगे, ये भी नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च भूमि, जिसमें हम मध्य भारत के पठार के बारे में और पूर्वी पठार के एक हिस्से को लेकर चर्चा करेंगे। तो इस डिवीजन से आई होप कि आपको पठार की स्थिति, उनके नाम और बाकी सारी बातों के बारे में पता चल गया होगा। एक पॉइंट मैंने जो कहा कि मध्य भारत का जो पठार है इस वाले रीजन में नहीं आ रहा है, इसीलिए उसे गंगा बेसिन का हिस्सा माना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा उसे नहीं माना जाता है। तो चलते हैं आगे की तरफ और अब हम मध्य प्रदेश पर जंप करेंगे और प्रदेश के भौतिक एवं प्राकृतिक विभिन्न की ओर देखेंगे। जैसा कि आप भौतिक एवं प्राकृतिक विभाजन की बात करेंगे तो मेनली इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अभी हमने उसमें भी देखा कि ये जो है वो क्या है, तो ये थोड़ा एक सेकंड लेट मी करेक्ट, ये यहाँ तक होगा, ये ये वाला एरिया है। जो ये है सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है। जिसमें से सबसे पहले ये वाला जो एरिया है वो है, ये है सेंट्रल हाईलैंड का एरिया। ये जो है वो थोड़ा सा मैप यहाँ पे
डिस्टर्ब है, एक सेकेंड। तो ये वाला जो रीजन है, ये है हमारा बघेलखंड का पठार, ठीक है, या पूर्वी पठार जिसे कहते हैं। और ये वाला रीजन, ये वाला जो हिस्सा है वो सतपुड़ा मैकल श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। और ये ये है मध्य उच्च प्रदेश। तो इसमें हमने देखा कि मध्य उच्च प्रदेश है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और पूर्वी पठार आता है इसके अंतर्गत, जो कि बेसिकली जाके इन्हीं को हम 7 प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड करेंगे, जिसमें से नेचुरल डिवीजन जो है वो 7 है। क्योंकि जो सेंट्रल हाईलैंड है इसके अंतर्गत हम 5 डिवीजन देखेंगे मोटे तौर पे। ये वाला जो एरिया ये जो एरिया है वो है मध्य भारत का एरिया, हम देखने को मिल जाएगा ये। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए मालवा प्लेटू। यहाँ पे इस वाले रीजन में मिलेगा बुंदेलखंड। और यहाँ से ये जो रीजन है आपको मिल जाएगा रीवा पन्ना का पठार। और ये जो मालवा का प्लेटू है वो ऑलमोस्ट ये सारा एरिया कवर करेगा, ये वाला। और फिर यहीं पे आपको मिल जाएगी एक, यहाँ पे जो ये वाला एरिया हम देखेंगे, ये आपको मिल जाएगी नर्मदा सोन वैली। नर्मदा सोन वैली है ये। तो अगर इसकी हम नंबरिंग करें, 1 2 3 4 और ये है 5। इसके अलावा ये रहा 6 नंबर और ये रहा 7 नंबर। इस प्रकार से ये 7 हमारे जो है वो प्राकृतिक विभाजन हमें देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा मेसी हो गया है ना, बट आई होप आपको क्लियर होगा। आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे अच्छे से। भौतिक विभाग ये 3 है। एक प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग क्या है। ये अधिकांश पठारी है। रीजन क्या है? तो 7 प्राकृतिक प्रदेशों में जो 5 है वो पठारी है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये पठारी एरिया ही है ऑलमोस्ट। विभाजन से पूर्व 9 प्रदेश थे। दंडकारण्य जो कि पूर्वी पठार के अंतर्गत ही आएगा, और एक आ जाता है महानदी बेसिन। अभी ये दोनों जो है वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम मध्य उच्च प्रदेश यानी सेंट्रल हाईलैंड की। तो सबसे पहले ये रहा मैप, और इस मैप में हम आपको एग्जैक्ट इसको लोकेट करेंगे। यहाँ ये वाला जो रीजन है यहाँ तक, ये आपका है सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा। इसके अंतर्गत जो अलग अलग डिवीजन है, तो
ये वाला जो एरिया है ये मध्य उच्च, ये जो एरिया है ये है मध्य भारत का पठार। ये जो एरिया आता है ये है बुंदेलखंड का पठार। ये वाला जो एरिया है वो है रीवा पन्ना का पठार। ये जो है वो मालवा का पठार है। और ये यहाँ से ये यहाँ तक हमें देखने को मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा भौतिक विभाग है, लार्जेस्ट डिवीजन है, 2/3 भाग को कवर करता है ये। 82% जो इंडिया का एरिया है, सॉरी एमपी का जो एरिया है उस पे ये है। ट्रायंगुलर शेप में ये है। 5 प्राकृतिक सब रीजन इसके पास है। विंध्याचल, क्योंकि विंध्याचल हमारा, ये रहा विंध्याचल, तो यहाँ पे रहा विंध्याचल। यहाँ पे आ जाते हैं तरफ, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा भांडेर, और यहाँ पे आ जाएगा कैमूर। तो इसी डिवीजन के अंतर्गत विंध्याचल भी मिलेगा। अधिकांश नदियां यमुना नदी में मिल जाती है। और इसे सेंट्रल हाईलैंड, इसे ही गंगा बेसिन कहा जाता है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको देंगे। तो सबसे पहले इसके नदियों की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो जो मैप में लेके चलेंगे आपको, गंगा बेसिन का हिस्सा कैसे है। तो गंगा बेसिन का मतलब कि जो नदियां गंगा में जाकर मिल जाती हैं और उन नदियों के माध्यम से जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है वो जो मिलकर एक जाल बनाती हैं, उसे ही उसका जो एरिया है वो बेसिन कहलाएगा। तो जैसे कि यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ इंदौर के पास से एक नदी निकलती है चंबल, जो कि हम देखते हैं कि यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई यहाँ जाती है। और यहाँ नदी आ रही है जिसको हम क्या कहेंगे, ये है यमुना। तो ये है यमुना नदी। ठीक है। और इसमें जाके मिल जाती है, ये रहा इसका ओरिजिन पॉइंट। कहाँ पे है, तो यह है ईटानगर, ईटानगर इटावा सॉरी, इटावा में मिल जाती है। पंचनद का निर्माण करती है यहाँ पर भी, और मिलेगी। अब इसमें जो नदियां जाके मिलती हैं, इसकी थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ से एक नदी निकलेगी, शिप्रा इसमें मिलेगी, फिर पार्वती, काली सिंध, कूनू, और इधर से भी देखते हैं कि बारी, बनास, नदियां आके मिलेगी चंबल में, और ये नदी मिल जाएगी यमुना में। इसके अलावा निकलती है यहाँ कटनी के पास से, और एक केन है, ये सीधे जाती है ऊपर की तरफ और मिल जाती है यमुना में। ये हमीरपुर के पास यमुना में मिलेगी। कहाँ पे, तो हमीरपुर एक जगह है, वहां पर यूपी में मिलेगी। रायसेन से एक नदी निकलेगी और ये ऊपर की तरफ जाएगी यहाँ पे।
और ये भी इटावा के पास ही बेतवा है इसमें आके। और इनकी सबकी भी अपनी अपनी क्या है, इनकी भी अपनी अपनी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, इनके पास भी अपनी अपनी ट्रिब्यूटरी है। ये मिल गई यमुना में। फिर देखते हैं कि एक नदी, ठीक है, तो एक नदी यहाँ से आ रही है और इस नदी में, तो इस नदी का जो नाम है वो है गंगा, ठीक है, तो ये है गंगा रिवर। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये है प्रयागराज, यहाँ पर मिल जाएगी गंगा। अब ये जो है वो एक तरीके से, और अब जब आप इस मैप को देखेंगे तो ये जो यहाँ की नदियां हैं मध्य उत्तर प्रदेश की, वो गंगा बेसिन में किस तरीके से जाके ऊपर मिल रही है। तो इसीलिए ये जो एरिया है सेंट्रल हाईलैंड का, इस वाले एरिया को जो है वो मध्य उच्च प्रदेश को गंगा बेसिन का हिस्सा माना जाता है। आई नो ये क्लासेस थोड़ी लंबी चलेंगी क्योंकि मैं बिना सही तरीके से एक्सप्लेन किए उसको सिर्फ पढ़ के खत्म नहीं कर सकती। आप एक बार जब इसको अच्छे से समझेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे क्लियर होंगे, और आपको प्रश्न को टैकल करना चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। मिलती है और एक गंगा बेसिन का हिस्सा है। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें आपको चलेंगे तो जैसा कि ये वाला जो एरिया है हमने देखा कि इसके अंतर्गत आएगा, तो इसके नीचे ये जो इसका अब इसकी जो बाउंड्रीज देखेंगे, जैसे ये रहा साउथ, ये दक्षिण का एरिया है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पे है सतपुड़ा देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो इसके दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा है। ये क्या है इसका, इसका साउथ। इसके अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट साइड में क्या है, तो हमें देखेंगे कि यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा पूर्वी पठार, या यहाँ पे जो है वो बघेल खंड जो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके जब हम पश्चिम की बात करेंगे, ये इस साइड, तो यहाँ पे, यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल जाएगी, तो ये पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है अरावली श्रेणी, ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया। अभी एक रेसिडुअल माउंटेन के तौर पर ये है। और यहाँ पे जब हम देखेंगे ये, तो ये रीजन किसका है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा यमुना का मैदान। यूपी भी हम कह सकते हैं, इसे हम यूपी या यमुना का मैदान, यमुना प्लेन भी इसे कह सकते हैं। इधर अरावली, यहाँ अरावली रेंज है, यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है, यहाँ पे बघेलखंड प्लेटू और यहाँ पे यमुना का प्लेन जाएगा। तो ये जो है इसकी चारों तरफ की बाउंड्रीज हमें देखने को मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे जो पहला डिवीजन हम पढ़ेंगे नेचुरल डिवीजन, वो होने वाला है मध्य भारत प्लेटू या मध्य भारत का पठार। तो इसका एरिया आप देख रहे हैं, जैसे कि इसके यहाँ पर
ऑफकोर्स यमुना रिवर है उत्तर की तरफ। दक्षिण में इसके नीचे क्या है, अजमीनो कि यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें मालवा प्लेटू देखने को मिल जाएगा। तो इधर का रीजन है, ये इसका जो पूर्वी हिस्सा है, और पूरब में इसकी जो सीमा है वो कौन बना रहा है, तो ये जो है वो यहाँ जो है वो है बुंदेलखंड जो प्लेटू है वो इसका बाउंड्री जो है वो इसकी ईस्टर्न साइड पे बनाएगा। ये जो इसका वेस्ट साइड है इसे हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे हमें एक पहाड़ी मिलती है जिसका जो नाम है वो है, हमें मिल जाएगा बूंदी की पहाड़ी। तो इसे बूंदी रेंज कहते हैं, या इसे ही कहते हैं, या इसे कह देंगे राजस्थान उच्च भूमि, यानी राजस्थान सेंट्रल हाईलैंड इसे इसकी जो है वो वेस्टर्न बाउंड्री बनाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसकी बाउंड्रीज है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो एक सिंगरौली का पठार, ये सिंगरौली है, और दूसरा जो है वो कंधारदा का पठार इसी के अंतर्गत मिलेगा देखने को। ये प्रमुख रीजन है हमारा। ढाल इसका नॉर्थ ईस्ट की ओर है, जैसे कि अगर यहाँ पे जो नदियां हैं, जैसे कि तो चाहे हम काली सिंध की बात कर लें तो इधर से बह के जाएगी, या फिर चंबल का ढाल देखे तो इधर से यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या है, ये वही कुंवारी और अन्य नदियां भी इसी ढाल का अनुसरण करती हैं। तो ये जो हमारा ढाल कौन सा होगा, इधर आ जाएगा नॉर्थ, और ये आ जाएगा ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही नदियां जो है वो जाएंगी, इनका स्लोप इसी तरह है। गंगा बेसिन का गंगा बेसिन का हिस्सा है, और इसे चंबल का उपार्द्र प्रदेश भी कहा जाता है। देखेंगे तो यहाँ पर डोमिनेंट यानी कि शुष्क वनस्पति पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा है बहुत कम होती है, इसी कारण बबूल, करौंदा, पलास इत्यादि। ये इसका 24 डिग्री 10 से 26 डिग्री 48, 74-50 से 79 डिग्री 10 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये इसका अक्षांश है। मिन्स में लिखते समय ना तो प्री में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और अगर आता है तो फिर बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स होगा। और मेंस में भी हम इस जो बाउंड्री अभी हमने डिस्कस की, तो परिचय में यही लिखेंगे कि प्रदेश का हिस्सा है मध्य भारत का पठार, जो इन के मध्य स्थित है, या मालवा के उत्तर में स्थित है और यमुना के नदी के दक्षिण में। इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिले की बात करते हैं तो जैसा कि मैप में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा जिला स्थित है, तो जैसे कि जिलों की बात करेंगे तो आपको लेके चलेंगे मैप पर। ये अगर हमारा एक एमपी का रफली मैप अगर इसको हम माने, और अजमेर यहाँ वाले रीजन में फैला हुआ है। यहाँ पे आपको कौन सा जिला मिल जाएगा देखने को, यहाँ पे मिल जाएगा मुरैना, यहाँ पे मिल जाएगा भिंड, यहाँ पे मिल जाएगा श्योपुर, यहाँ पे नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, गुना का कुछ हिस्सा, शिवपुरी का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आएंगे।
ठीक है। फिर हम इसके चट्टानों की बात करेंगे। चट्टानें तो विंध्याचल शैल समूह की चट्टानें हैं, हड़प्पा समूह की और चंबल के निक्षेपों से, यानी चंबल के द्वारा जो डिपोजिशन हुआ है, इनसे जो बना प्रकार की मृदा यहाँ पे है। हमने इसके वेजिटेशन की बात की, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे वर्षा कैसी है, क्योंकि वर्षा ही है जो बेसिक बहुत सारी चीजों का निर्धारण करती है। तो देखो 55 से 75 सेंटीमीटर सबसे कम वर्षा वाला एरिया है, ये सबसे कम वर्षा वाला विभाग है हमारा। गोहद भिंड में 55 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है ये। जब बारिश नहीं है, वर्षा कम है, तो बट ऑब्वियस रीजन है कि जो यहाँ पर वनस्पति कैसी होगी, हमें पता है कि जब पानी कम होता है तो वनस्पतियां जीवित रहने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में ढाल लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थॉर्नी वेजिटेशन मिलेगी, बेसिक रीजन है क्योंकि पानी कम है यहाँ पे। जलवायु की बात करें तो प्रायद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, जिसका सीधा मतलब होता है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का मतलब है कि बरसात सॉरी गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म और ठंडी में बहुत ज्यादा जो है आपको सर्द देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पे 10 से 18 डिग्री सेल्सियस शीत ऋतु में हो जाता है, यानी कि ठंड बहुत ज्यादा, और 40 से 45 का टेम्परेचर, यानी कि गर्मी भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है। मध्य भारत के पठार की अन्य विशेषताओं की बात करें तो देखो यहाँ पे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर यानी लाइमस्टोन और सैंडस्टोन खनिज पाए जाते हैं। ये रिपीट हो गया है, वही चीजें हैं। यहाँ पे हमें देखते हैं कि चंबल, सिंध, कूनू, यमुना, पार्वती, काली सिंधु इत्यादि नदियां यहाँ पे बहती है। यमुना, ये सभी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना बेसिन का हिस्सा ये क्षेत्र हो सकता है। यमुना नदी स्पेसिफिक एमपी से होके नहीं बहती है। जलोढ़ एवं कछारी मृदा, जो एलुवियल या कछारी मृदा होती है वो नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से, यानी जो रिवर जो अपने साथ जो सेडिमेंट लाती है और उसका जो डिपोजिशन होता है उसके द्वारा ये जो है सोइल बनती है। सरसों और मोटे अनाज यहाँ पर होते हैं। मुरैना को सरसों की हांडी कहते हैं, या अगर प्रश्न ये भी रहे कि सरसों की हांडी किसको कहते हैं, तो मध्य भारत का क्षेत्र अगर वहां पे है तो उसे कह सकते हैं। स्पेसिफिक अगर डिस्ट्रिक्ट की बात है तो फिर मुरैना। हाईएस्ट पीक की बात करें तो टोंगरा है, और ये श्योपुर में स्थित है। आज हमने मध्य भारत के पठार पे चर्चा कर ली है, और क्योंकि आज आई एम फीलिंग कुछ अनवेल, और इसीलिए अगला जो पठार है हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पलक स्टडी रूम। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। थोड़ा लेंदी लेक्चर आपको लग सकता है, बट अगर आपको समझ आया और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी दे सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। So thank you. Keep smiling, keep reading.